हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 हिंदी प्रज्ञा यूपी बोर्ड का पाठ 18। पाठ का नाम है निर का निर्माण फिर। देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ करने को प्रश्न 1 है, आशावान व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता है विषय पर कक्षा में भाषण प्रतियोगिता आयोजित कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इन बिंदुओं पर आप भाषण लिख सकते हैं। आशा मनुष्य का शुभ संकल्प है। प्राणियों में वह अमृत समान है। जैसे सारा वनस्पति जगत सूर्य से प्रेरणा पाता है, वैसे ही मनुष्य में आशाएं ही पूर्ण शक्ति का संचार करती है। मनुष्य की प्रत्येक उन्नति, जीवन की सफलता, जीवन लक्ष्य की प्राप्ति का संचार आशाओं द्वारा होता है। आशाएं न होती तो संसार नीरस, अव्यक्त और निश्चेष्ट सा दिखाई देता। आशावान व्यक्ति कभी पराजित नहीं हो सकता। आशाएं जीवन का शुभ लक्षण है। इनके सहारे मनुष्य घोर विपत्तियों में दुश्चिंताओं को हंसते हंसते जी लेता है। जो केवल दुनिया का रोना रोते रहते हैं, उन्हें अर्धमृत ही समझना चाहिए। किंतु आशावान व्यक्ति पुरुष के लिए सदैव सम्मुक्त रहता है। वह हाथ में फावड़ा लेकर टूट पड़ता है। खेती में मिट्टी से सोना पैदा कर लेता है। आशावान व्यक्ति अपने भाग्य का स्वयं निर्माण करता है। वह औरों के आगे अपना हाथ नहीं फैलाता है, वरन औरों को जीवन देता है। आशा और आत्मविश्वास चिरसंगी है। आशावादी व्यक्ति का आत्मविश्वासी होना भी असंभव है। आत्मविश्वास से आंतरिक शक्तियाँ जागृत होती हैं। इन शक्तियों को वह जिस कार्य में जुटा दे, वही आश्चर्यजनक सफलता दिखाई देने लगेगी। संपूर्ण मानसिक चेष्टाओं को किए हुए प्रयास असफल नहीं होते, किंतु निराश वह मानवीय दुर्गुण है जो वृद्धि को भ्रमित कर देता है, मानसिक शक्तियों को लूज पूंज कर देता है। ऐसा व्यक्ति आधे मन से डरा डरा सा काम करेगा। ऐसी अवस्था में सफलता प्राप्त कर सकना संभव नहीं है। जहाँ आशा नहीं, वहाँ प्रयत्न नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विचार और कल्पना से पहला प्रश्न है, जैसे चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, वैसे ही मनुष्य अपने पक्के मकान बनाता है। बताइए, एक मकान के निर्माण में किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, एक मकान के निर्माण में पक्की ईंटें, सीमेंट, रेत, सरिया, लकड़ी, पानी आदि की आवश्यकता होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आशा ही जीवन है पर 10 पंक्तियाँ लिखिए। देखिए हमने यहाँ पर लिखा है, आशा ही जीवन है जबकि निराशा मृत्यु। संसार के सारे बड़े बड़े रचनात्मक कार्य आशावान साहसी लोगों ने ही किए हैं। आशा व्यक्ति का मार्गदर्शन करती है। मनुष्य का भविष्य के प्रति आशावान होकर कार्य करना ही उचित होता है। यदि हम इतिहास उठाकर देखें तो पता चलेगा कि सभी पराक्रमी महापुरुष आशावादी थे। उन सबका दृष्टिकोण सकारात्मक था। आशा का पतवार लेकर बड़े बड़े नाविकों ने महाद्वीपों का पता लगाया। इसके प्रतिकूल निराशा जीवन का नाश करने वाली और मनोबल गिराने वाली होती है। अतः हमें आशावादी होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि कविता से है। इसमें दिया है, नेह का वाहन फिर से कवि का क्या आशय है? तो इसका उत्तर हो जाएगा,
नेह का वाहन फिर से कवि का आशय है स्नेह, यानी कि आशा से युक्त होकर नए सृजन कार्य में व्यस्त होना। इसका यही आशय है, यानी कि नेह का वाहन फिर का आशय है कि आशा से युक्त होकर नए सृजन कार्य में व्यस्त होना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, निराशा में आशा का संचार किस रूप में होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, कवि के अनुसार निराशा में आशा का संचार प्रेम और स्नेह के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? प्रेम और स्नेह के रूप में। चलिए आगे देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित भाव किन पंक्तियों में आए हैं? लिखिए। दिया है इसमें, घोर तूफान और रात्रि के कष्टों से भयभीत जन में उषा अपनी सुनहरी किरणों से नई आशा भर देती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, रात के उत्पाद भय से भीत जन भीत कड़ किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर। देखिए इसका यहाँ पर भाव हमने लिखा है। इसका कहने का भाव क्या है, यानी कि इसमें दिया था कि घोर तूफान और रात्रि के कष्टों से भयभीत जन में उषा अपनी सुनहरे किरणों से नई आशा भर देती है, यानी कि रात के उत्पात भय से भीत जन भीत कड़ किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर। चलिए आगे देखते हैं। 6 नंबर है, तेज आंधी के झोंके के चलने से जब बड़े बड़े पेड़ पर्वत कांपने लगते हैं, बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं, तब तिनकों से बने हुए घोंसले की क्या स्थिति होगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा, बह चले झोंके की कापे भीम कायावान भूधर, जड़ समेत उखड़े पुखड़ कर गिर पड़े टूटे विकट कर, हाय तिनको से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि जो यहाँ पर पंक्ति दी गई है इसका भाव क्या है? बह चली झोंके की कापे भीम कायावान भूधर, जड़ समेत उखड़े पुखड़ कर गिर पड़े टूटे विटप पर, हाय तिनको से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती। चलिए अगला देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न दिया गया है, सतत संघर्ष और निर्माण की क्रियाओं की उपमा कवि ने किससे की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, सतत संघर्ष और निर्माण की क्रिया की उपमा कवि ने नीड़ का निर्माण फिर और नेह का वाहन फिर से की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर, निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। देखिए यहाँ पर पंक्ति दिया है, इसका हमें क्या करना है? भाव स्पष्ट करना है। पंक्ति है, रात सा दिन हो गया फिर रात आई और काली, यानी कि इसका भाव हो जाएगा, धूल युक्त बादलों ने धरती पर इस प्रकार घेर डाला दिया मानो दिन रात में बदल गया हो और रात का अंधकार और बढ़ गया हो। इसका यही भाव होगा। चलिए अगला देखते हैं। 6 नंबर, बोल आशा के विहंगमन किस जगह पर तू छिपा था? इसका भाव हो जाएगा, आशा रूपी पंछी तू अब तक कहाँ छिपा था, जो आकाश पर चढ़कर गर्व से बार बार सीना तानता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा की बात से प्रश्न 1 है, धूली धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा में ध और भ की आवृत्ति हुई है। इससे पंक्ति में एक सरसता आ गई है। बताइए यहाँ किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो देखिए दोस्तों, अगर जैसा कि ध भ आवृत्ति होती है तो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ होता है, तो ये हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर, कविता में फिर जन तथा कड़ पुनरुक्त शब्द का प्रयोग हुआ है। फिर निर्माण करने की क्रिया की विशेषता प्रकट कर रहा है, जबकि जन से प्रत्येक जन और कड़ से प्रत्येक कड़ का बोध हो रहा है।
इसी प्रकार नीचे लिखे पुनरुक्त शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। देखिए यहाँ पर वाक्य दिया गया है, इसे हमें अपने यानी कि यहाँ पर शब्द दिया गया है पुनरुक्त शब्द, इसे हमें अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। दिया है घर घर, तो इसका वाक्य हो जाएगा राम के राज्याभिषेक पर अवध में घर घर खुशियाँ मनाई गई। आगे दिया है क्षण क्षण, युद्ध के मोर्चे पर क्षण क्षण की खबर रखनी पड़ती है। आगे है धीरे धीरे, धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जा रही है। आगे भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा बहुत पुराना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। इस कविता को पढ़िए। चलिए पढ़ते हैं। दुख की पिछली रंजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात, जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, इसका वह रहस्य वरदान कभी मत इसको जाओ भूल। विस्मता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा संदीप्त विश्व महान, यही दुख सुख विकास का सत्य, यही भूमा का मधु मैदान। यानी कि इस कविता को हमें पढ़ने के लिए बोला गया है और इसमें कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं जिन्हें हमें कविता को पढ़कर देखना है यानी कि लिखना है। दिया है पहला प्रश्न है कविता में आए कठिन शब्दों के अर्थ शब्दकोश से ढूंढकर लिखिए। जैसा कि है रजनी यानी कि रात, नवल यानी नया, प्रभात यानी सवेरा, गात यानी शरीर, ज्वाला यानी अग्नि, संपंदित यानी धड़कता या जीवित, भूमा यानी ऐश्वर्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ख नंबर है इस कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कविता यानी कि कवि कहता है कि दुख की रात्रि में ही कहीं सुख का नया सवेरा जन्म लेता है। यह एक छीना पर्दा है जिसने दुख रूपी नीले निशान के पीछे सुख रूपी शरीर छिपा रखा है। जिसे मनुष्य अभिशाप समझता है वही जगत की ज्वाला रूपी जीवन का मूल होता है। ईश्वर के इस रहस्य रूपी वरदान को भूलना नहीं चाहिए। जीते जागते विशाल विश्व में अनेक विषमताएं हैं जो जग की पीड़ा का कारण है। दुख या सुख के विकास का सत्य है और यही ऐश्वर्य का दान है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कविता पर अपने साथियों से पूछने के लिए प्रश्न बनाइए। तो हमने यहाँ पर प्रश्न बनाया है कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात से कवि को क्या तात्पर्य है। तो हम कर लेंगे कि जग की पीड़ा के क्या कारण है। हमने यहाँ पर 2 प्रश्न बनाए हैं, आप भी प्रश्न बना सकते हैं या प्रश्न पूछ सकते हैं इस कविता से कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात से कवि को क्या तात्पर्य है और दूसरा है जग की पीड़ा के क्या कारण है। आगे दिया है घ नंबर प्रश्न, कविता को उचित शीर्षक दीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा सुख दुख। तो देखिए दोस्तों इसमें इतना ही प्रश्न दिया था। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।